Assalamu alaikum everyone. So let's move on to new example which is 16.6. तो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की और देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाते हैं. अच्छा, तो अब शाफ्ट फिटेड विद अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट 250 आरपीएम. तो हमें एन जो मीन स्पीड थी वो यहाँ पे गिवन है. एंड ड्राइव्स द मशीन. द टॉर्क ऑफ मशीन वेरीज इन अ साइक्लिक मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 रेवोल्यूशन. तो टोटल 3 रेवोल्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पे. द टॉर्क राइजेस फ्रॉम 750 न्यूटन टू 3000 न्यूटन मीटर. ये तो तमाम ये जो पूरी बात है ये आपको यहाँ पे ये बताई गई है ताकि आप खुद जो कर्व है वो ड्रॉ कर सकें. तो क्या कह रहा है ये? द टॉर्क राइजेस फ्रॉम 750 न्यूटन मीटर टू 3000 न्यूटन मीटर यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग हाफ रेवोल्यूशन. तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है 180 डिग्रीज तक. तो जो आपका हाफ रेवोल्यूशन है उसमें आपका टॉर्क राइज हुआ लीनियरली यूनिफॉर्मली फ्रॉम 720 न्यूटन मीटर टू 3000 न्यूटन मीटर और फिर वो रिमेन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रेवोल्यूशन. जो अगली रेवोल्यूशन है उसमें वो कांस्टेंट रहा. इट देन फॉल्स यूनिफॉर्मली टू 720 न्यूटन मीटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर वन रेवोल्यूशन एंड साइकिल बीइंग रिपीटेड देयर आफ्टर. तो जो ये इसने कहा था कि 3 रेवोल्यूशंस की बात हो रही है टोटल, उसको पूरा डिफाइन किया हुआ है इसने कि उस 3 रेवोल्यूशंस में जो सिस्टम का टॉर्क था वो किस तरह वेरी कर रहा था. उसको अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. हाफ रेवोल्यूशन में 750 से राइज किया लीनियरली टू 3000. उसके अगले रेवोल्यूशन में जो है वो स्टेशनरी रही आपकी टर्निंग मूवमेंट. फिर वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल हाफ रेवोल्यूशन टूवर्ड्स 750. ठीक है, ये जो आपकी ये दोबारा कर 750 पे आ गया और फिर ये स्ट्रेट रहा है फॉर द फॉलोइंग रेवोल्यूशन. यूनिफॉर्म रहा है, कांस्टेंट रहा है. ठीक है, तो ये जो ड्रॉ किया है ये जो कर्व है दिस वन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई, ये बेसिकली आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन से आया है. तो जस्ट ट्राई कीजिएगा उसको ड्रॉ करने की. तो इसका मतलब ये हुआ अगर सवाल में ये कर्व नहीं गिवन है यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ इट. पहली बात सही है. तो ये एक तो हम पता चल गया कि हमने टर्निंग मूवमेंट जो डायग्राम थी वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है. सेकंड जो चीज़ें गिवन है वो क्या निकालना है हमने? डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन. तो पहले तो पावर निकालनी है एंड परसेंटेज फ्लक्चुएशन इन स्पीड. तो परसेंटेज फ्लक्चुएशन इन स्पीड जो है ये आपका CS ही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन. If the driving torque applied to the shaft is constant and the mass of the flywheel is 500 kg, तो mass small m आ गया with radius of gyration 600 मिलीमीटर. तो radius of gyration भी आपके पास k आ चुका है. अच्छा, अब ये तमाम फॉर्मूले हैं, n आ गया, m आ गया, k आ गया. आपके पास पावर निकालनी है और CS निकालना है. तो पहले CS की बात कर लेते हैं. CS के लिए आपने यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो अगर मैं ये फॉर्मूला देखूँ डेल्टा ई इजिकल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS, तो ओमेगा स्क्वायर मुझे पता है क्योंकि एन पता है तो वही ओमेगा स्क्वायर कन्वर्ट कर लूँगा. के मुझे पता है, एम मुझे पता है, डेल्टा ई आई डोंट नो और CS मुझे निकालना है. तो डेल्टा ई निकालना पड़ेगा CS निकालने के लिए. पहली बात फॉर पावर वी नो कि पावर जो है वो टी मीन को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी. बट टी मीन इज़ अननोन. टी मीन मुझे नहीं बताया नहीं गया सवाल में, तो टी मीन निकालना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू फाइंड पावर आई नीड टू फाइंड टी मीन एंड इन ऑर्डर टू फाइंड CS आई नीड टू फाइंड डेल्टा ई. तो दो चीज़ें निकालनी है, पहले टी मीन और डेल्टा ही. तो बकिया जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी. अच्छा, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे ये पूरी जो आपके पास मूवमेंट है 3 रेवोल्यूशंस की मूवमेंट है. ठीक है, तो और ज़ाहिर सी बात है कि E के बाद E और A पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है. तो ये E जो पॉइंट जो एंड था उसके बाद ये A जो पॉइंट है ये बिल्कुल यहीं से रिपीट होगा A से. तो ये कंप्लीट करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया कि ये जो L पॉइंट है ये वापस यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट जाएगा तो ये L पे यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ इफ़ आई नीड टू फाइंड द वर्क डन, तो ये बता चुका हूँ मैं आपको कि एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के, आप वर्क डन निकालने के. एक तो आपका जो ओरिजिनल कर्व था जो ये वाला है A टू B, B टू C, C टू D, D टू E. अगर इसका मैं एरिया अंडर द कर्व जो कि ये बनेगा ये निकाल लेता हूँ तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा सिस्टम का
थ्रू आउट द साइकिल, जो पूरा ये 3 रेवोल्यूशंस के ऊपर जो एक साइकिल बन के आया है उसका पूरा वर्क डन मेरे पास आ जाएगा। तो ये मैं वर्क डन तो बड़ा आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एरियाज ट्राइंगल और रेक्टेंगल ही हैं। तो वो यहाँ पे यहाँ निकाला हुआ गया है। किस तरह निकाला गया है इस एरिया को? ये जो है आपके पास दिस इज़ योर, ये जो है आपके पास रेक्टेंगल बन के आ गया बड़ा, तो दिस इज़ 6 पाई, लेंथ इसकी जो है 6 पाई है और विड्थ जो है 750 है, तो ये आ गया आपके पास। सेकंड आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन के आ गया बी सी एच और जी, सही है, बी सी एच और जी। तो ये रेक्टेंगल भी एरिया बड़े आराम से निकाल लेंगे आप, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो 1 रेवोल्यूशन है और इसकी जो हाइट है दिस इज़ नथिंग बट 3000 माइनस 750, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ गया। और फिर आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बी जी ए और सी एच डी। तो ये ट्राइंगल की भी आपका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको पता है 3000 माइनस 750 और विड्थ जो जिसकी है वो हाफ रेवोल्यूशन मतलब पाई आ गई। तो इन दोनों का एरिया भी यहाँ पे निकाल दिया गया है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास, बी ए जी एंड सी एच डी। तो बेसिकली ये जो एरिया था ये आप बड़े आराम से यहाँ पे आपने निकाल लिया है और ये आपके पास वर्क डन की टर्म्स में आ गया है, जिसका ये पाई की उसमें ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स 12,250 पाई न्यूटन मीटर्स, ये आ गया। अच्छा, अब एक और तरीका है इस पावर को निकालने का। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है आपकी, ये जो आपकी लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये टी मीन की लाइन है आपकी, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जो ये वर्क डन आपके पास आया है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए अगर मैं टी मीन से वर्क डन निकालूं। अब टी मीन से अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वो कौन सा एरिया होगा? वो तो बिल्कुल रेक्टेंगल ही है, क्योंकि दिस इज़ योर टी मीन और ये जो एरिया है ये टी मीन का अंडर द कर्व एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये एरिया जो ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल है और जो एरिया मैंने अभी निकाला है ओरिजिनल ग्राफ से वो बराबर होना चाहिए, जब ही यहाँ पर टी मीन की लाइन बन के आएगी, ठीक है। एनर्जी तो कन्वर्ट करते हैं ना फ्रॉम वन, एक जो शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, यू आर जस्ट कन्वर्टिंग, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का वर्क डन बराबर होगा, चाहे आप टी मीन से निकालें चाहे आप ओरिजिनल कर्व से निकालें। अब अगर आप टी मीन से वर्क डन निकालना चाह रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? सिंपल, यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टी मीन, जो भी होगी, जो वैल्यू हमें नहीं पता अभी, विद द जो ये 6 पाई आपका है उससे अगर आप टी मीन को 6 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये भी यहाँ से भी वर्क डन आएगा और वो दोनों वर्क डन बराबर होंगे। तो एक वर्क डन आपने ओरिजिनल कर्व से निकाल लिया विच इज़ एक इक्वेशन ए से आ गया। सेकंड वर्क डन इज़ फ्रॉम टी मीन इनटू थीटा इन रेडियंस, रेडियंस में लिखना है, याद रखेंगे, आपने डिग्री इस्तेमाल नहीं करनी है। तो 6 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे आप टी मीन से, तो ये आपके पास कर्व आ गया और इक्वेशन आ गई। क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली हम टी मीन निकालना चाह रहे हैं। और टी मीन क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें पावर निकालनी है। तो पहले इक्वेशन से आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया था, नंबर आ गया था। सेकंड इक्वेशन से आपके पास वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ टी मीन। तो यहाँ पे जो अननोन है वो टी मीन है, बिकॉज डब्ल्यू तो आपको पता है इक्वेशन ए से, और थीटा भी आपको पता है विच इज़ 6 पाई। तो यहाँ से आप टी मीन आराम से मालूम कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग दीज 2 इक्वेशंस। तो वहाँ से हमारे पास टी मीन आ गया। नाउ आई कैन राइट के जो टी मीन था वो यही लाइन थी और उसको मैं कह सकता हूँ कि वो 1875 न्यूटन मीटर्स के बराबर है। अच्छा, अब टी मीन आ गया तो हम बड़े आराम से इस पर वापस आता हूँ मैं दोबारा। अगर टी मीन आ गया है तो आप टी मीन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। तो आपने एक सवाल, एक जो पार्ट था जो आपको एक रिक्वायरमेंट थी वो आप सॉल्व कर चुके हैं, आप पावर जो है वो निकाल चुके हैं। सेकंड, यू नीड टू फाइंड सी एस, और सी एस के लिए आपको डेल्टा ई निकालना है। अब डेल्टा ई कैसे निकालेंगे आप? डेल्टा ई इज़ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी कि आप मैक्सिमम एनर्जी जो साइकिल में हो उसको लेते हैं और जो मिनिमम एनर्जी है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। सो अब इस सिस्टम में कैसे आएगी डेल्टा ई? देखें, ये जो है आपके पास, ये आपके पास अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आपके पास जो मीन से ऊपर की जो एनर्जी है ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, और जो मीन से नीचे के जो ये एरिया है ये एनर्जी डेफिसिट है आपकी, ठीक है। तो ये जो आपके पास एरिया आ रहा है ये आपका
डेफिसिट आ रहा है, ये जो रेड एरिया है, ठीक है। जब तक ये डेल्टा ई जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो इस डेफिसिट जो एरिया था इसके बराबर नहीं होगी, तो टी मीन आपका यहाँ नहीं आएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि जितनी आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए आपके डेफिसिट एनर्जी के, ठीक है। जो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो टी मीन से ऊपर का रीजन था, जिसको हम ये डेल्टा ई कह रहे हैं। और जो डेफिसिट था एनर्जी का वो आपका टी मीन से नीचे का रीजन था, जो कि ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल बन गया जो कर्व से ऊपर रह गया है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है तो कुछ सेकंड्स के लिए हम रुकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम थे कि हमें डेल्टा ई निकालना था। तो एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आपके पास एक ही एरिया हो टी मीन से ऊपर और एक ही एरिया हो टी मीन से नीचे, तो जो ऊपर का एरिया होता है उसको हम डेल्टा ई आराम से कह सकते हैं। इसकी वजह दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। देखें, अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना हो इस पूरे सिस्टम के अंदर के मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट कौन सा होगा, तो वो पॉइंट पी होना चाहिए। वजह क्या है, देखें, ये तमाम एनर्जी ऐड होती गई फ्लाईव्हील के अंदर, तो पी पॉइंट पे आके वो एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये तमाम जो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो तमाम की तमाम अब फ्लाईव्हील के अंदर जो है वो हम दे चुके हैं, मतलब फ्लाईव्हील को मिल चुकी है तमाम की तमाम एनर्जी। तो पी पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर फ्लाईव्हील हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस तमाम जो एनर्जी थी जो ऊपर जो एक्स्ट्रा थी वो इस वक्त फ्लाईव्हील के पास है। और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो पॉइंट एल पे होगी। वजह पी पर मैक्सिमम थी। अब ये जो तमाम डेफिसिट है एनर्जी का जो वापस देना पड़ रहा है फ्लाईव्हील को, सिस्टम को देना पड़ रहा है और फ्लाईव्हील दे रहा है सिस्टम को, तो ये तमाम नेगेटिव एनर्जी जो है वो सब्ट्रैक्ट होती गई और एल पॉइंट के ऊपर आपके पास मिनिमम एनर्जी होगी फ्लाईव्हील, सही है। तो एल पॉइंट के ऊपर फ्लाईव्हील के पास मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि तमाम जो एरिया था जो ये सब्ट्रैक्ट होता गया और ये जो
एंड का पॉइंट था जो एल पॉइंट था वो आपके पास मिनिमम एनर्जी पॉइंट था, पॉइंट है फ्लाईव्हील के लिए। तो P इज़ द मैक्सिमम एनर्जी इन फ्लाईव्हील, L इज द पॉइंट वेयर द फ्लाईव्हील हैज़ द मिनिमम एनर्जी। तो डिफरेंस यही तो होता है कि मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी इज डेल्टा ई, तो डेट्स वाई वी आर कॉलिंग इट डेल्टा ई। यही तो एरिया है जो कि ऐड हुआ है तो मैक्सिमम एनर्जी बन गई है, ठीक है। तो जब भी जो आपका मीन टॉक की लाइन है उसके ऊपर एक ही एरिया, यहाँ पे एक ही एरिया है, दिस इज एक ही एरिया है ये, और ये भी एरिया एक ही है, ठीक है, ये जो एरिया है। तो जब भी एक एरिया होता है तो इसका मतलब आप जो है जो ऊपर का जो एरिया है, टी मीन से ऊपर का जो एरिया है उसको डेल्टा ही कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें यहाँ पे मुमकिन नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एरियाज जो हैं वो टी मीन से ऊपर हैं। ये 107 भी है, 85 भी है, 92 भी है, 52 भी है। तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है ये बात, क्योंकि यहाँ पे 4 एरियाज जो हैं वो टी मीन से ऊपर हैं और 3 एरियाज टी मीन से नीचे हैं। लेकिन अगर ये इस ग्राफ में सिर्फ एक ही एरिया टी मीन से ऊपर होता और एक एरिया टी मीन से नीचे होता तो फिर मसला नहीं होता। लेट सपोज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ ए बी और सी तक ही होता, लेट सपोज, तो फिर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी कब होती, बी पॉइंट पे होती, क्योंकि ये ए तमाम एनर्जी ऐड हो जाती और बी पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती, क्योंकि 52 इज़ पॉजिटिव एनर्जी। और जो आपके पास मिनिमम एनर्जी पॉइंट होता वो पॉइंट सी होता, क्योंकि ये बी पॉइंट्स के बाद तमाम ये जो एनर्जी नेगेटिव थी 124 ये फ्लाईव्हील से सब्ट्रैक्ट होती और सी पॉइंट पे आके फ्लाईव्हील के पास सबसे मिनिमम एनर्जी होती। तो जब आपके पास मल्टीपल ग्राफ्स हों टी मीन के ऊपर और नीचे तो फिर आप डेल्टा ही नहीं निकाल सकते इस तरह, फिर आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा कि इन तमाम ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी है और कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसके पास मिनिमम एनर्जी है। फिर आप डिफरेंस निकालेंगे जो हमने यहाँ इस न्यूमेरिकल में किया था। लेकिन अगर आपके पास एक ही कर्व हो जैसा कि हमारे पास इस सवाल में है, तो एक ही कर्व है, एक ही कर्व, ये जो पूरा जो आपके पास एल बी सी पी एम एन पूरा बन रहा है, ये एक ही कर्व है टी मीन से ऊपर, और ये जो एल ए और ये पूरा जो पी डी ई बन रहा है ये भी एक ही कर्व है टी मीन से नीचे। इस सूरत में जो भी एरिया आपका टी मीन से ऊपर होगा वो डेल्टा ई कहलाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर डेल्टा ई निकालने के लिए हमें हर पॉइंट पे एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है। अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर पाता हूँ तो मैं डेल्टा ई निकाल पाऊँगा। अब इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम? देखें, एम एन की लेंथ तो मुझे पता है और मुझे बी एम की लेंथ भी पता है, क्योंकि टी मीन मुझे पता चल गया है, आई नो टी मीन जो निकाल चुके हैं हम। तो ये जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया तो आ गया, बट ये ट्राइंगल जो है बी एल एम और सी एन पी जो कि दोनों बराबर हैं, इनका एरिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एल एम की लेंथ नहीं पता है। मुझे बी एम की लेंथ तो पता है बट आई डोंट नो एल एम की लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए आई विल यूज़ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुझे एल एम की लेंथ चाहिए। तो एल एम डिवाइडेड बाई ए जी, एल एम डिवाइडेड बाई ए जी की लेंथ पता है, मस्ट बी इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई बी जी। तो बी एम की लेंथ भी पता है और बी जी की लेंथ भी पता है। तो सिमिलर ट्राइंगल से आपको बी एम बी जी दोनों पता हैं, आपको ए जी भी पता है, तो यू विल फाइंड एल एम विच इज़ 0.5 पाई। तो एल एम आ गया, तो वो एन एम के बराबर है। तो नाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल? तो आराम से निकाल सकते हैं आप। तो ये एरिया बड़े आराम से हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया विच इज़ नथिंग बट डेल्टा ई। वो डेल्टा ई तो है जो कि आ गया आपके पास 8837 न्यूटन मीटर्स। तो डेल्टा ई आ गया। नाउ आप डेल्टा ई जो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सी एस निकाल लेंगे, तो यू विल गेट जो आपके पास रिजल्ट जो चाहिए था आपको, जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालनी थी, रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी थी, वो भी आपके पास है वही यहाँ पे। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी इशू है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। So I will see you guys in the next video in the next class. Take care. Allah Hafiz.